मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ये फैसला हमें छोड़ देना चाहिए औरत के ऊपर कि आया वो क्या चाहती है। कभी भी ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। एज अ ब्रदर, एज अ फादर, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मोहब्बत को ख़रीदा जा सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान और ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि मोहब्बत चॉइस होती है, ना कि वो खरीदने की चीज होती है। और आया हमें एज अ पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स, सोसाइटी, क्या हमें किसी की मोहब्बत के बीच में आना चाहिए? क्या हमें लड़की को या लड़के को ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, या हमें उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, या उनका साथ देना चाहिए? आज के इस लेक्चर में मैं आपको चौसर की एक ऐसी ड्रीम विजन पोयम जो कि 1382 में उसने कंप्लीट की थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने एक ऐसी बात बयान की है जिसमें वो बताता है कि हमें कभी भी औरत या मर्द पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, और जब वो फैसला करने के काबिल हो, वो समझ रखता हो आया क्या चीज उसके लिए बेहतर है और क्या चीज नहीं, तो हमें उसे ज्यादा टॉर्चराइज और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उसको उसके फैसले और उसकी थिंकिंग पर छोड़ देना चाहिए और हमें उसका साथ देना चाहिए। जब हम उस बंदे या बंदी का साथ नहीं देते तो वो ना चाहते हुए भी फिर ऐसा कदम उठाता है जो कि उसकी लाइफ बिगाड़ के रख देता है, बर्बाद कर देता है। अगर उस वक्त हम एज अ ब्रदर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स या सोसाइटी उस वक्त समझदारी से काम लें और बंदे का साथ दें और उसे समझें और समझाएं, तो शायद वो किसी बर्बादी या बुरे अंजाम से बच जाए। हम क्या करते हैं कि उसे इतना टॉर्चराइज, प्रेशराइज करते हैं कि ना चाहते हुए भी बंदा गलत कदम उठा ही लेता है, क्योंकि अब वो उसकी अना का मसला बन जाता है। आइए हम इस कहानी को सुनते सुनाते हैं और इसकी थीम्स के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। Assalamualaikum. Hello dear students. I hope you're all doing great and well. This is Muhammad Qureshi, your English tutor, welcoming you back to another video of English literature history, where I'm gonna tell you about a poem that is a dream vision poem of Chaucer's, which was written about 1382. Geoffrey Chaucer is the narrator of this poem, Parliament of Fowls. Okay, the theme is love and free will choice, society and politics, Valentine's Day, connection, personal freedom. Okay, so as far as my thought is concerned, if my viewers and students are so intelligent, according to the theme, if you look here, love and free will, that means मोहब्बत में फ्री विल देना, चॉइस देना बंदे को, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, किस तरह जब दो बंदे मोहब्बत कर रहे होते हैं तो सोसाइटी उसमें क्या किरदार अदा कर रही होती है, किस तरह पॉलिटिक्स खेली जाती है। ठीक है, अच्छा, इस पोयम का कनेक्शन जो है वो वैलेंटाइंस डे के दिन से है। नंबर 4 हमारे पास थीम है पर्सनल फ्रीडम, के आखिर में इस पोयम के अंदर जो कहानी हमारे सामने आएगी वो ये आएगी कि इंसान को पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, उसको कभी भी इमोशनली जकड़ना नहीं चाहिए, उस इंसान को फ्री विल, पर्सनल फ्रीडम देनी चाहिए कि आया वो असल में चाहता क्या है। ठीक है, ये नज़म चौसर ने तकरीबन 1382 के आसपास लिखी थी और इस नज़म को हम एक ड्रीम विजन एलिग्रिकल पोयम के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आप देखें ड्रीम विजन, पोयम को यहाँ हटा दें, ड्रीम विजन के बाद आप एलिग्रिकल पोयम लिख दें तो इस नज़म का ये दूसरा नाम है। दिस इज एन अदर नेम ऑफ दिस पोयम। अब एलिग्री क्या होती है? एलिग्री पोयम ये होती है कि सरफेस लेवल पर जो कैरेक्टर्स, जो थीम हमारे सामने रखी जाती है, जो कहानी पेश की जाती है, अगर हम ऊपरी सतह से देखेंगे या फिर अगर कोई छोटा बच्चा उसे सुनेगा तो वो वाकई यही समझेगा कि यार ये जो कैरेक्टर्स इसमें बयान किए जा रहे हैं कि इन्हीं की बात हो रही है। बट अगर कोई इंटेलिजेंट, एक ऐसा बंदा जो एलिग्री के बारे में जानता है, तो वो समझ जाएगा कि ये मुशाबिहत दी गई है इन परिंदों को या जानवरों को या चीजों को इस चीज से। ठीक है, तो एलिग्री ये होती है कि सरफेस लेवल पर उसका माना कुछ और हो लेकिन डीप मीनिंग अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसे देखेंगे, प्रैग्मेटिकली अगर हम उसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे देखेंगे तो वो हमारे सामने एक अलग ही दुनिया और अलग ही कहानी पेश करेगी। स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पर और आपने याद रखनी है कि इसे ड्रीम विजन एलिग्रिकल पोयम इस वजह से कहा जाता है। देखें, ड्रीम विजन इस वजह से कहा जाता है कि ये ख्वाब के अंदर बयान की गई कैफियत है, यानी ख्वाब देखा, एक कहानी के तौर पर उस ख्वाब को पेश किया। ठीक है, और एलिग्रिकल इस वजह से इसे कहा जाता है कि कहानी है कुछ लेकिन बनाई किसी और चीज पे गई है। जैसे कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखते हैं कि डायरेक्ट किसी को अगर हम कुछ कहेंगे तो वो क्या बहुत ज्यादा बुरा मान जाएगा अगर उसके हक में नहीं होती वो बात। अगर हम इनडायरेक्टली वो बात हम किसी और के ऊपर रख के कर दें तो वो बुरा भी नहीं मानता और उस तक बात पहुंच भी जाती है। ठीक है, टीचर्स ज्यादातर जो हैं बच्चों को जब जलील करना चाहते हैं, जब उनको कुछ समझाना चाह रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट टारगेट नहीं करते उस बच्चे को, बल्कि कोई कहानी के तौर पे कोई चीज ऐसे पेश करते हैं, ऐसे घुमा फिरा के कि बच्चा
बच्चे तक बात भी पहुंच जाती है। मजीद स्टूडेंट्स वहां पर बैठे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उस्ताद साहब ने किसको टारगेट किया है, ये बात किसको समझाई है। ये तो यही एलिग्रिकल पोयम होती है। जैसे कि ये बर्ड्स के ऊपर कहानी है, लेकिन इंसानों की सोसाइटी के ऊपर इसकी पूरी दास्तान है कि इंसान किस तरह जो है इन प्यार मोहब्बत शादी वगैरह के मसले मसाइल में कितने ज्यादा उलझ जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, और किस तरीके से वो इन तमाम चीजों को कभी कभी बिगाड़ भी देते हैं रिश्तों को, और कोई कोई ऐसा होता है जो समझदारी से काम लेके रिश्तों को बना लेता है। परिंदों से मुराद जो है वो हमारे इंसान है, सोसाइटी है हमारी। किस तरह दो इंसान जब आपस में मोहब्बत करते हैं, या फिर एक औरत के लिए अगर 3-4 मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो सोसाइटी क्या किरदार अदा करती है, घर वाले क्या किरदार अदा करते हैं, ये तमाम चीजें इस पोयम में अभी हम बताएंगे आपको। गैदरिंग ऑफ बर्ड्स मैंने बता दिया, चूजिंग द मेट, यानी कि बर्ड्स की जो गैदरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है कि वो अपनी अपनी मेट साथी को चूज कर सके। द डिबेट हु विल मैट विद द फीमेल ईगल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक औरत को 3-4 मर्द पसंद कर रहे हैं एट द टाइम, तो फिर उस औरत को किसके साथ जाना चाहिए, यानी किससे शादी करनी चाहिए, सोसाइटी क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं, उस औरत की अपनी पर्सनल क्या चॉइस होती है, ये तमाम चीजें इसके अंदर डिबेट के अंदर हम बताएंगे कि क्या हुआ था। अच्छा, जो डिबेट हुई है वो किस पे हुई है, फीमेल ईगल के ऊपर, यानी कि एक उकाबनी के ऊपर 3 ईगल्स आपस में झगड़ा करते हैं। वो कहता है मैं, वो कहता है मैं करूं इससे शादी, तीसरा कहता है मैं करूं। एक उसमें ताकतवर होता है, एक उसमें सब्र वाला होता है, तीसरा बहुत ज्यादा जो है अमीर तरीन होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सिंबलिज्म में देखेंगे तो बर्ड्स को जो ना वो सोसाइटी करार दिया गया है, यानी कि जो छोटे मोटे बर्ड्स हैं जैसे कि चिड़िया, कबूतर, यानी कि मासूम तरीन जो बर्ड्स हैं वो तमाम जो है ना आम रियाया है, आम अवाम है, ठीक है। और ईगल्स हो गए, आउल्स हो गए, यानी कि जो ताकतवर परिंदे हैं वो है ताकतवर, यानी कि अमीर किस्म के लोगों से, या फिर ताकतवर जो हमारे सियासतदान हो गए, हमारे यानी कि हमसे जो हाई फाई किस्म के लोग होते हैं उनको मुशाबत दी गई है यहाँ पर। अच्छा, एंडिंग क्या है कि लव में क्या मोहब्बत है, फ्री लव होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल ईगल डिसीजन, यानी कि औरत की अपनी पर्सनल राय बहुत ज्यादा मैटर करती है हर जगह पर, चाहे वो परिंदे हो या फिर इंसान हो। तो ये पूरी कहानी अब जब तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कहानी सुनने में मजा भी आएगा, और आपको असल इसका जो मोरल है, जो इसमें सबक है, जो असल चीज इसमें समझाई गई है, वो आपको चौसर की समझ आ जाएगी कि चौसर ने पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स की जो पोयम है ये उस वक्त क्यों लिखी थी, क्योंकि ये तमाम चीजें उस वक्त भी चल रही थी और आज के दौर में भी ये तमाम चीजें प्रेजेंट डे में होती रहती हैं। आइए अब हम चलते हैं असल कहानी की तरफ। कहानी का आगाज होता है और शायर नरेटर जो कि खुद जॉफरी चौसर है वो बताता है कि वो सिसिरो द ड्रीम ऑफ सीपीओ नाम की किताब पढ़ रहा था। ये किताब रूहानियत और आसमानी चीजों के बारे में थी। बस किताब पढ़ते पढ़ते शायर सो जाता है और उसे ख्वाब आता है जिसमें वो एक बेहद खूबसूरत बाग में पहुंच जाता है। बाग इतना खूबसूरत होता है कि शायर बयान करता है कि हर तरफ हरियाली, खूबसूरत तरीन फूल, साफ पानी की नहरें, हर जगह यानी कि एक अजीब महक फैली हुई होती है। वो कहता है कि माहौल ऐसा लगता है जिससे वो जन्नत में पहुंच गया। अब उसे पता लगता है कि वो वेनस नाम की जगह पर पहुंच गया है, यानी कि मोहब्बत की देवी की सल्तनत में। अब आगे चलते हुए शायर को एक बहुत बड़ा गेट नजर आता है, एक इतना बड़ा दरवाजा कि उस पे बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है कि अंदर आने वाला मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन साथ ही उसको बहुत से दुख दर्द झेलने होंगे। शायर ये पढ़ने के बाद भी बिना सोचे समझे अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ वो क्या देखता है कि यहाँ पर तो मोहब्बत की देवी यानी नेचर खुद मौजूद है और उसके सामने दुनिया भर के परिंदे मुख्तलिफ जगहों से जमा हो रहे होते हैं। वो जब थोड़ी सी छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि आज का दिन तो वैलेंटाइंस डे का दिन है और हर परिंदा यहाँ पर अपनी एक साथी मुंतखब करने के लिए आया हुआ है। वो देखता है कि ये एक पार्लियामेंट असेंबली जैसा हाल है और यहाँ पर हर तरह का परिंदा मौजूद है। उकाब, उल्लू, चिड़िया, कबूतर, बत्तखे, हर तरह के परिंदे उसे वहां पर नजर आते हैं। शायर बड़े मजे से हाथ बांधकर देखता है कि यार किस तरीके से सारे परिंदे अपनी अपनी एक साथी मुंतखब कर रहे हैं और अपनी अपनी पसंद की साथी को अपने साथ लेकर हाथ में हाथ डालकर खड़े हो रहे हैं। बस वो ये नजारा देख ही रहा होता है कि अचानक पीछे से उससे शोर की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो देखता है कि वहां तो झगड़ा हो रहा था। वो भागा हुआ वहां जाता है मजे लेने के लिए कि देखूं तो किसका झगड़ा हो रहा है। इतना अच्छा माहौल है, सब अपनी अपनी साथी मुंतखब कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे का दिन है, इतना मजा आ रहा था। अचानक ये खराबी कहाँ पैदा हो गई। वो जाता है तो देखता है कि 3 उकाब एक ही उकाबनी से शादी करने के लिए लड़ रहे होते हैं। बस 3 डिफरेंट मेल ईगल्स को लड़ता हुआ देखकर तमाम परिंदों के अंदर बहस शुरू हो जाती है कि किसको फीमेल ईगल के साथ होना चाहिए और हर एक परिंदा अपनी अपनी राय देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर शायर देखता है कि परिंदों में 3 ग्रुप बन गए हैं। नंबर 1 ग्रुप कहता है
कि हमें सबसे ताकतवर उकाब को उकाबनी से शादी करने का मौका देना चाहिए। नंबर 2 पर जो ग्रुप बनता है वो कहता है कि नहीं नहीं, जो सब्र वाला उकाब है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल है, हमें उसे मौका देना चाहिए और उकाबनी को चाहिए कि इससे ही शादी करे। और नंबर 3 पे जो ग्रुप बनता है वो सब ऐसे खड़े हुए देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि हमें इतनी बड़ी बहसबाजी में नहीं पड़ना है, हम ये चाहते हैं कि उकाबनी को बोलने का मौका दिया जाए और वो जो भी फैसला दे तमाम के तमाम लोग उस फैसले को माने। और वो सब कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फीमेल ईगल को खुद फैसला करने दो, वो क्या चाहती है। अब सब के सब ग्रुप नंबर 1, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप सबके सब उकाबनी की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, उसे देखना शुरू कर देते हैं और उसके जवाब के मुंतजिर होते हैं। हल्की धीमी सी नरम सी आवाज में उकाबनी कहती है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे 1 साल का वक्त दो, मैं 1 साल के बाद सोच कर जवाब दूंगी। तमाम परिंदे उसकी बात को मान लेते हैं और एकदम से फिजा बदल जाती है। हर परिंदा अपनी साथी को लेकर झूमने लगता है और गाना गाने लगते हैं, अपनी अपनी तरफ उड़ जाते हैं। बस शायर भी अपने ख्वाब से अचानक बेदार हो जाता है। अब शायर ख्वाब से बेदार होने के बाद इतनी जबरदस्त एक बात करता है, वो कहता है ये सब इंसानी मुआशरे की अलामत है कि किस तरह लोग शादी, मोहब्बत और इख्तियारात के मामले में उलझते हैं। इस पोयम में चौसर ये दिखाना चाहता है कि मोहब्बत ताकत से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि वक्त और जाती इंतखाब से कामयाब होती है। यानी मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। फीमेल यानी औरत का इन तमाम मामलात के अंदर पूरा पूरा हक है कि वो आया किसे पसंद करती है और किसके साथ शादी करना चाहती है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि इस तरह के मामलात और मसाइल के अंदर बर्दाश्त और सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिबेट हो, इख्तलाफात हो, सब एक दूसरे को सुने, लेकिन आखिर में लड़की का ही फैसला मान लेना चाहिए। और लड़कियों, फैसले के लिए वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फौरन से कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए वरना बहुत नुकसान होता है। जैसा कि फीमेल ईगल भी 1 साल का वक्त लेती है और जल्दबाजी नहीं करती। उसकी वजह यह होती है कि अगर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला औरत फीमेल कर लेती है तो ये मुआशरा और यही हमारे घर वाले हमें फिर टॉन्ट कर करके मार देते हैं कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि इससे शादी ना करो, उससे शादी ना करो। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन मसाइल में अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। तो जैसा कि आपने कहानी में देखा कि इख्तिलाफ राय जो है वो फितरी है, चाहे परिंदों में हो चाहे इंसानों में हो। इख्तिलाफ राय से कई चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती है। यानी जैसे कि परिंदे भी, कोई कहता है कि हमें ताकतवर को मौका देना चाहिए, कोई कहता है सब्र वाले को मौका देना चाहिए, कोई कहता है कि फीमेल ईगल को खुद करने दो फैसला असल में वो क्या चाहती है। तो इख्तिलाफ राय फितरी है, इनसे तमाम मसाइल हमारे सॉर्ट आउट होते हैं। क्योंकि मुआशरे में हर एक फर्द की सोच मुख्तलिफ और अलग होती है, इसी वजह से हर बंदे के जाविये से हमें उन मसाइल को देखना चाहिए। इसी चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा होता है। आखिरी और सबसे अहम वो ये है कि मोहब्बत और ज़िंदगी में दुख और सुख साथ साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मोहब्बत में हमेशा आपको खुशियां ही मिलेंगी। आपने जो ड्रीम सोचे हुए हैं वो तमाम आपके पूरे होने हैं। जो आपने चीज़ें सोच रखी है मोहब्बत में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोहब्बत सिर्फ शादी से पहले ही ये एक अजीब सा जुनून और एक अजीब सी फीलिंग होती है जो कि शादी के बाद तकरीबन लोगों में ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपको याद होगा कि शायद नरेटर ने बड़े गेट पर बड़े बड़े अल्फाज जो लिखे हुए देखे थे वो यही थे कि लव ब्रिंग्स बोथ जॉय एंड सोरो। कि यह हकीकत है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियां ही नहीं देती बल्कि कुर्बानियां भी मांगती है।